नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत के जो धरातल है उसकी बनावट कैसी है। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, उसके दक्षिण में विशाल उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश है और उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है और पठार तथा सागर के बीच में एक पतली सी पट्टी है। पश्चिम में और पूरब में इसको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। ये पूरब में है इसलिए इसको पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, ये पश्चिम में इसलिए इसको पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। जैसा कि ये भौतिक प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन अगर प्राकृतिक प्रदेश की बात आती है तो भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट दिया जाता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश वैसे रहेगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश रहेगा, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश रहेगा। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो थार का मरुस्थलीय प्रदेश और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदानी प्रदेश। तो इसको लेकर के 5 प्राकृतिक प्रदेश और 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। बात करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, तो उच्चावच के आधार पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय ये उत्तरी सीमा पर जो स्थित है बृहद हिमालय है, उसके बीच में दक्षिण में है ये मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और उसके दक्षिण में अर्थात मैदान के उत्तर और हिमालय के दक्षिणी सीमा पर स्थित है ये शिवालिक हिमालय। हिमालय की ये 3 श्रेणियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इस हिमालय के बाहर भी हिमालय है, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, वो हिमालय के पहले बना हुआ था, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश यहाँ सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब तक इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, पूरब में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। यानी पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, पूरब में ये कम चौड़ा है। साथ ही साथ इसको और एक चीज़ में देखेंगे, ना तो ज़्यादा ऊंचा इधर है ना तो ज़्यादा ऊंचा इधर है। पर्वत की चोटियां सबसे ज़्यादा ऊंचा मध्य में। क्यों ऊंचा है ये भी हम आगे को जानेंगे, लेकिन ये इसकी स्थिति है। यह विभिन्न पर्वत चोटियां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से आच्छादित है। 92 सबसे बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर्वत में स्थित है। आप जानते हैं ये नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। 1951 में जब इसकी ऊंचाई नापी गई थी तो 8,848 मीटर थी, और अभी 2020 के आसपास में नेपाल ने इसकी ऊंचाई नापी तो 8,848.61 मीटर आया हुआ है। अर्थात अभी भी इसकी ऊंचाई ऊपर उठ रही है। उठने के कारण और उसके प्रभाव या उसके क्रियाओं का सटीक अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए हिमालय पर्वत के बारे में बस इतना ही। उसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो ये उत्तर का विशाल मैदान है। ये भी पश्चिम से पूरब इसकी चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और यह पूरब में ये 130 किलोमीटर चौड़ा है, पश्चिम में ये लगभग 380 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी भी वही स्थिति है, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, पूरब में कम चौड़ा है। अब इस मैदान की जो गहराई है, अर्थात नदियां जो हिमालय से निकल करके यहाँ मिट्टी लाके जमा की, जिसको अवसाद कहते हैं या निक्षेप कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं, बड़े पैमाने पे यहाँ पे जमा की हैं, उस जमाव की कुल गहराई यहाँ प्रायद्वीप के पास से हम जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे गहराई बढ़ती जाती है। अर्थात ये इस तरीके का ढाल लिए हुई है। प्रायद्वीप पठार से जैसे जैसे हम जाते हैं यहाँ पर इसकी इतनी गहराई है तो यहाँ ज़्यादा गहराई है, यहाँ और ज़्यादा गहराई है। हिमालय के पास, शिवालिक हिमालय के पास पहुँचते हैं तो इस मैदान की गहराई लगभग 2 किलोमीटर तक हो जाती है। ये भी एक दिलचस्प विषय है, आगे को हम जानेंगे। यह मैदान दुनिया का सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान है। यह मैदान आपके 33 भूसन्नति के दक्षिण बचे हुए अवशेष में जमा किए गए अवसाद से बना हुआ है। 33 भूसन्नति में हिमालय पैदा हुआ और उसी के अवशेष में यह मैदान पैदा हुआ। यह मैदान सर्वाधिक जनसंख्या के बसाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इस मैदान में बारहमासी
कृषि होती है। इस मैदान को भी कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान के क्षेत्र में थार का मरुस्थल है। ये दुनिया का सर्वाधिक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है, रेत भरी हवाएं चला करती हैं, आंधियाँ चला करती हैं। यहाँ बरखान है, स्तूप है, छत्रक है, भूस्तंभ है, सीप है, प्लाया है, वजादा है, बहुत सारे वायु अपर्दित स्थल रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान का क्षेत्र है। उसके उत्तर में चलेंगे हम, देखेंगे तो सिंधु नदी के द्वारा और घग्गर नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के जमा किए गए जो मैदान बने हैं वो पंजाब और हरियाणा का मैदान है। ये भी सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। गेहूं का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ अब चावल के धान का भी उत्पादन खूब होने लगा है। उसके हम जैसे दक्षिण में आते, पूर्व और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ये गंगा यमुना का मैदान दिखाई पड़ता है। अब आप सवाल पैदा कर सकते हैं कि ये जो पंजाब का मैदान है इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा? तो यहाँ पंचधन आब है। पंच माने पांच, आब माने जलधारा। 5 नदियों की जलधारा इस मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, ये 5 नदियां इस मैदान का निर्माण कर रही हैं, अभिसिंचित कर रही हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ गया। आगे बढ़ते हैं तो गंगा यमुना का ये दोआब भी है। दोआब का मतलब 2 जलधारा है, गंगा और यमुना का। उसके अलावा भी ये मैदान है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ला करके मिट्टी जमा करके इस मैदान का निर्माण किया है। यह मैदानी क्षेत्र गंगा का 4 भागों में बांट दिया जाता है। शिवालिक से सटा हुआ ये उत्तर से पूरब की ओर जो ये पट्टी ऐसे जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये पट्टी आपको भांवर कहलाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ से नदियाँ तेजी से ढाल के सहारे जब उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल्डर लाके वहीं किनारे पर जमा कर देती हैं, क्योंकि एक एक नदी का ढाल कम हो जाता है। नदी अपने अवसाद भार को आगे ले जाने में अक्षम हो जाती है, सो सारे अवसाद भार यहीं पर जमा कर देती है। अब उस अवसाद भार के बीच से नदियाँ इधर उधर घुल्ली बना के बहा करती हैं, तो नदी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। अगर आप सैटेलाइट से देखें या ऊंचाई से फोटो लेकर के उसकी खींचे देखें तो जल पत्थरों के बीच से भंवर बनाते हुए बह के जा रहा होता है। शायद इसीलिए इसको भांवर प्रदेश कहते हैं। ये उबड़ खाबड़ भूमि है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, जंगल है, दलदल है और बड़े पैमाने पे यहाँ खतरनाक जीव रहा करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे जिले आया करते हैं। उसके नीचे जैसे हम पहुँचते हैं, भांवर के नीचे वाला भाग जो है तराई प्रदेश है। तराई, तर जो भूमि वहाँ का एकदम तर है, एकदम पानी से भीगा हुआ है, उसको तराई कहते हैं। ये तराई प्रदेश अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है। जैसे ही यहाँ से नदियाँ भांवर प्रदेश को पार करके तराई प्रदेश में पहुँचती हैं, एकदम गुम्फित हो जाती हैं, लबालब। अक्सर यहाँ बाढ़ आया करती है। इस क्षेत्र में सदैव बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। जब बाढ़ चला जाता है तो यहाँ बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, उसमें जलीय कृषि बड़े पैमाने पर होती है। अब ये बांगर की बात आती है तो नदी के द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ मिट्टी जमा कर दिए गए हों, अब वहाँ बाढ़ नहीं आ सकती। उसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं। वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसको कहीं पर भूड़ कहते हैं, कहीं कल्लर कहते हैं, यहाँ बांगड़ भी कहते हैं। ये बांगड़ प्रदेश में ज़्यादातर देखा जाता है, इसमें कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, जो चूना पत्थर का अवशेष होता है। हमारे प्रतापगढ़ में बड़े पैमाने पे कंकरीली मिट्टी होने की वजह से उसमें विश्व में सर्वाधिक आंवले की खेती होती है। ये हमारे इस प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी पहचान है। आंवला का जिला है और बड़े पैमाने पे यहाँ उत्पादन होता है, वही कंकरीली मिट्टी बांगर प्रदेश की वजह से। बात आती है खादर प्रदेश। खादर जैसे कि खाद से संबोधित हो रहा हो, अर्थात नदी जहाँ हर साल ला करके अपनी नई नई मिट्टी का जमाव कर देती हैं, उस मिट्टी में खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नदियाँ बाहर से दूर से खाद युक्त मिट्टी बहा करके लाई हैं। तो वो नई मिट्टी है, उपजाऊ है, बड़े पैमाने पे उत्पादन कीजिए, 12मासी फसलों को खूब पैदा करिए। यही चारों भूभाग जनसंख्या के पेट भरने के लिए शायद इतने ज़्यादा उपजाऊपन होने के कारण इस प्रदेश में दुनिया के सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र का विकास हो पाया है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान का। ये
आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी तीनों जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय के पास से निकलती हैं। यहाँ जब दिहांग के पास से होकर के नामचा बरवा मोड़ से होते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश और आसाम में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर भी ये बड़े पैमाने पे छोटे छोटे मैदानों का निर्माण करती हैं, जहाँ अक्सर बाढ़ आया करती है। ये ब्रह्मपुत्र मैदान आसाम में स्थित है। आगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत हम जानते हैं साथियों, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ये त्रिभुजाकार आकृति में है। यहाँ दिल्ली के पास से जो अरावली की पहाड़ी है, रायसीना हिल, अक्सर 5 साल के बाद आप लोग सुनते हैं कि रायसीना हिल पर किसका कब्जा। रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो जीतता है वही तो राष्ट्रपति भवन में जाता है, अर्थात उस रायसीना हिल पर कब्जा करता है। तो ये रायसीना हिल दिल्ली के पास, दक्षिणी दिल्ली के पास में है। यहाँ से लेकर के आप दक्षिण में अरावली की पहाड़ी होते हुए आप इधर चले आते हैं। यहाँ आप गुजरात के पास से, मध्य प्रदेश के पास से मुड़ करके महाराष्ट्र और गोवा होते हुए आप कर्नाटक, केरल के पास पहुँचते हैं। फिर मुड़ जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए बीच में गैप आ जाता है, मालदा गैप। ये भाग धंस गया, नीचे चला गया है, वहाँ से गंगा नदी बह करके बंगाल की खाड़ी में आती है। मालदा गैप के बाद इधर आप आ जाइए तो मेघालय के पठार तक और करवी आंगलांग जो आसाम में पड़ता है वहाँ तक का ये पठारी प्रदेश फैला हुआ है। अर्थात ये पठारी प्रदेश, बीच में ये मैदानी प्रदेश का विकास हो जाता है, उसके बाद यहाँ फिर पैदा हो जाता है। बड़ा विशाल ये पठारी प्रदेश है, आग्नेय चट्टान से निर्मित है, गोंडवाना लैंड का अंग है, बहुत प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार कैसे था, कहाँ था, वहाँ से कैसे चलते चलते आज यहाँ भारत का निर्माण किया। साथियों, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी त्रिभुजाकार आकृति लिए हुई है। इस पठारी प्रदेश को कई छोटे छोटे पठारों में बांटा गया है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, भांडेर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना पठार, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार, कर्नाटक का मालदा का पठार। ऐसे में बहुत छोटे छोटे पठारों के नाम हैं। इसके बारे में हम विधिवत जानेंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि पश्चिम में ये ज़्यादा ऊंचा है, पूरब में ये कम ऊंचा है। इसका ढाल ऐसे है, जब ये भूभाग अंगारा लाइन से टकराया, ऐसे टकराने के बाद ऐसे झुक गया। झुकने की वजह से यहाँ से नदियाँ निकल करके पूरा भूभाग को सींचते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकल करके पूर्वी घाट की पहाड़ी को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, अर्थात इसका ढाल पश्चिम से पूरब है। ये अत्यधिक कठोर चट्टानों से बना होने के कारण इस चट्टानों में जहाँ कहीं खुदाई होती है हमें धात्विक खनिजों के भंडार मिलते हैं। बड़े पैमाने पे ये खनिज संपदा की दृष्टि से धनी है। जब ये टकराया तब इसमें हलचल मची, यहाँ के भूभाग टूट करके इधर उधर बिखरे। यहाँ ये जो आप अरब सागर देख रहे हैं बॉम्बे के पास, ये भाग टूट के नीचे धंस गया। आज यहाँ पे बंगाल अरब सागर का जल आके जमा हो गया। ये बॉम्बे हाई का क्षेत्र है। यहाँ पर समुद्र के अंदर बड़े बड़े वृक्षों के अवशेष दिखाई दिए हैं। यहाँ पर नर्मदा भ्रंश, ताप्ती भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिससे नदियाँ जो यहाँ से मैकाल की पहाड़ी से निकल, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके इधर आकर के अरब सागर में गिर रही हैं। बाकी अन्य नदियाँ जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये भी है भ्रंश घाटियों से ही होकर के बहा करती हैं। उस भ्रंशन की वजह से यानी बहुत देर हलचल मची और ये भाग टूट गया। उस भ्रंशन की वजह से यहाँ घाटियों का विकास हुआ। उसी घाटी में बड़े पैमाने पे आज कोयला के निक्षेप मिलते हैं। भारत अत्यधिक कोयले का उत्पादन भ्रंश घाटियों से ही करता है। खैर, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत के लिए वरदान है। आगे देखते हैं समुद्र तटीय, मैदानी एवं द्वीप समूह क्षेत्र। साथियों, ये जो पश्चिम में ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, सॉरी, ये जो पूरब में है पश्चिमी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो चौड़ी पट्टी के रूप में दिख रही है, ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है। और ये पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में ये जो पतली पट्टी सी दिख रही है उत्तर से दक्षिण, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान
एक तरीके से नीचे धंसने की वजह से खड़ा ढाल लिए हुए है। इसके समुद्र के निक्षेप से बना हुआ है। ये पतली पट्टी है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे प्राकृतिक बंदरगाह का विकास हुआ है। हम उसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान का विकास जो है, यहाँ जो पश्चिम से बड़ी बड़ी नदियाँ निकल करके पूरब में आ रही हैं, यहाँ से अवसाद ला के यहाँ जमा कर रही हैं, डेल्टा का विकास कर रही हैं, इसलिए चौड़ी पट्टी का विकास हुआ है। यहाँ पर बंदरगाह का विकास कृत्रिम हुए हैं, केवल विशाखापत्तनम को छोड़कर। क्यों? ये बात की। तो इस तरीके से ये हमारे विभिन्न पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। अगर हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को उपभागों में बांटें तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, आंध्रा तट, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का ये जो तट है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, काठियावाड़ गुजरात के पास है, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र के पास कोंकण तट, कनारा तट कर्नाटक के पास है, केरल के पास के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये दो द्वीप समूह हैं। पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिम में लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार, अंडमान उत्तर है, निकोबार दक्षिण है, बीच में 10 डिग्री चैनल प्रवाहित होती है। ये दोनों को बांट रही है। ये लक्षद्वीप में इसकी 35 लगभग द्वीप से बना हुआ है और ये 572 द्वीप से बना हुआ है। ये कई द्वीपों से बने हुए हैं। आपको ताजुब लगेगा कि यह भूभाग हिमालय के दक्षिण में मुड़े हुए भूभाग का ही अंश माना जाता है, क्योंकि ये भी अभी ऊपर उठ रहा है और यहाँ प्रायः भूकंप आया करते हैं। इसी में एक बैरम द्वीप है जहाँ नारकुंडम ज्वालामुखी स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस हिसाब से यदि हम देखें भारत में भूमि का जो आकार है उसके हिसाब से उसका बंटवारा करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 29.3% आता है। पठारी क्षेत्र जो है 27.7% है और मैदानी क्षेत्र 46%। ये भारत में कुल भूभाग का आकार की दृष्टि से बंटवारा हुआ। सबसे बड़ा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, फिर पठारी क्षेत्र है, फिर पहाड़ी क्षेत्र है, फिर पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन अपने आप में ये सभी आकार जो हैं भारत को बहुधर्मिता से आच्छादित करते हैं, अनेकता से सुसज्जित करते हैं। यही वजह है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि महाद्वीप के अंदर जितनी क्वालिटियाँ होती हैं वो सारी क्वालिटी भारत अकेले में समेटे हुए है। इसीलिए इसको महाद्वीप ना कह के उपमहाद्वीप कहा जाता है। यह भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है और उस विविधता को समेटे है आपका देश। धन्यवाद।